क्रेडाई की ओर से आयोजित रियल एस्टेट एक्सपो में हमारे मध्य उपस्थित जयपुर के माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय, माननीय कालीचरण जी सराफ साहब, क्रेडाई के सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों और देवियों, सबका यथायोग्य अभिनंदन। ये कटु सत्य है कि पिछले कुछ दशकों में जब से आर्थिक उदारीकरण का दौर चला और आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद जब भारत में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, आम आदमी के लिए रोजगार के कुछ बेहतर अवसर उत्पन्न हुए और धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति समृद्धि की ओर बढ़ने लगी और उसके साथ साथ कृषि में जितना श्रम, जितनी मेहनत लगती है, उसके मुकाबले आमदनी नहीं मिल पाती। ऐसे में लोग बेहतर अपने श्रम का मूल्य प्राप्त करने के लिए, स्वरोजगार के अवसर तलाशने के लिए और अपने परिवार की भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने की मंशा के साथ गांव से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से नगर और नगर से महानगरों की तरफ आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके साथ साथ हमारे शहरीकरण के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी होती चली गई। उसमें से सबसे बड़ी चुनौती थी अनियोजित विकास, कच्ची बस्तियों का अनियोजित तरीके से बसना, उसके साथ साथ यातायात की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना और उसके साथ साथ अनियोजित विकास के कारण वर्षा के जल और बाकी समय के जल प्रवाह के जो प्राकृतिक रास्ते थे, उनके अवरुद्ध होने से ड्रेनेज की समस्या का उत्पन्न होना और ड्रेनेज की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ फिर जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, वैसे वैसे सीवरेज की समस्या का उत्पन्न। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू किए कि शहरों का नियोजित तरीके से विकास हो, सफाई की समुचित व्यवस्था हो, ड्रेनेज और सीवरेज की समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए योजनाएं बनी और मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय जब पहली बार भारत सरकार के स्तर पर एक सफाई का कंसेप्ट देश के आम आदमी के सामने रखा गया, उस समय
तथाकथित बुद्धिजीवी ने उसका बहुत मखौल उड़ाया था। फिर धीरे धीरे 80 में जब सत्ता परिवर्तन हुई, वो सोच नेपथ्य में चली गई और 2014 के बाद जब एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश के नागरिकों का आह्वान किया कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो शुरू में इसको लेकर भी बहुत मजाक उड़ाई गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे आम आदमी के समझ में भी आना शुरू हुआ है कि अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अपने आसपास की सफाई का दायित्व कहीं न कहीं व्यक्तिगत भी होता है। सरकार चाहे लाख बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर ले, जब तक आम आदमी का उसमें यथोचित सहयोग नहीं मिलता तब तक वो कार्य योजना सही रूप में परिपूर्ण नहीं हो पाती है। उम्मीद है कि जिस तेजी के साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, आने वाले समय में हम इस दिशा में भी निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और जब स्वच्छता के क्षेत्र में हम कामयाबी हासिल करेंगे, बाकी चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम विदेशी पर्यटकों को हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं उनकी ओर तेजी से आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करेंगे और पर्यटन क्षेत्र इस राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ ड्रेनेज और सीवरेज, और दूसरा जो नियोजित विकास, ये दो महत्वपूर्ण कारक भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस दिशा में भी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, इस दिशा में लोगों में जागरूकता लाने के लिए नियम कायदों में जितना कुछ परिवर्तन कर सकती है आम लोगों के सुझावों की वजह से, या जो रियल एस्टेट में जो लोग कार्यरत हैं उनके सुझावों के आधार पर, उसमें भी हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत से नियम कायदों में सुधार करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में भी हमें जैसे जैसे कोई सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, हम उन सकारात्मक सुझावों का सकारात्मक परीक्षण करने के बाद जो सुझाव वास्तव में उचित होंगे उसके आधार पर हमें और सुधार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। साथ ही अभी पिछले साल वर्ष 2025 में दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने देश भर के नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्रियों की आदरणीय केंद्रीय शहरी विकास आवासन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सेमिनार आयोजित किया था। और दूसरी तरफ नगरीय विकास और स्वायत्त शासन से जुड़े हुए अधिकारियों का भी 2 दिवसीय सेमिनार दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसमें भी बहुत से विचार, बहुत से सुझाव प्राप्त हुए और उन सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने कुछ प्रकरणों में भविष्य में कैसे उनको क्रियान्वित किया जा सके, इस पर विचार शुरू किया है। उसमें सबसे बड़ा जो विचार जिस मुद्दे पर चल रहा है कि जितने भी महानगर हैं उन महानगरों में मेट्रो रेल का विस्तार किया जाए और मेट्रो रेल का विस्तार करके
उन चुनिंदा मेट्रो रेलवे स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में जहां एकल मंजिल के मकान निर्मित हैं, उन भवन मालिकों से बातचीत करके उस भूमि का अधिग्रहण करके और वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने, ताकि उन्हें अपने शहर में कामकाज के लिए अपने आवास से निकलकर चहलकदमी करते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे, मेट्रो में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचे। और उसमें आगे ये भी प्रावधान किया है कि जहाँ जहाँ मुख्य मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनके आसपास सरकारी कार्यालय अवस्थित होंगे या बाजार अवस्थित होंगे, वहाँ उचित मूल्य पर उन्हें सरकारी दफ्तर या बाजार तक जाने के लिए सर्वसुलभ यातायात के साधन भी उचित दरों पर उपलब्ध हों, ताकि अनावश्यक रूप से जो वाहनों की रेलम पेल बाजार में और शहर के व्यस्त मार्गों पर दिखाई देती है, उस पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सके। ये अभी प्रारंभिक चरण में विचार चल रहा है और लोगों का अगर इसमें सहयोग मिला तो आने वाले 1-2 साल में इसे क्रियान्वित की दिशा में भारत सरकार और राजस्थान सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जयपुर मेट्रो अब तक राज्य सरकार का उपक्रम था। अब जयपुर मेट्रो भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम बन चुका है। बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलेगी और उसके बाद इसके विस्तार की जो परियोजनाएं अभी पाइपलाइन में है, आने वाले समय में वो धरातल पर उतरना शुरू होंगी। और जब वो धरातल पर उतरना शुरू होंगी तो आगे उसका जो कंसेप्ट केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने विचार किया है, उस पर भी तेजी से काम होगा। इसके अलावा नियोजित तरीके से चाहे रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, चाहे भूखंड सर्जित करने का मामला हो, उसमें भी हमने नियम कायदों में अब तक जितने सुझाव हमको मिले और उन सुझावों के परीक्षण के बाद जो जो सुझाव सर्वाधिक उपयुक्त लगे, उन सुझावों के आधार पर हमने हमारी नीतियों में और नियम कायदों में संशोधन किया है। और ये भी एक शाश्वत सत्य है कि ये सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए समय के अनुकूलता के साथ। तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा कि अब भी अगर आप ये महसूस करते हैं कि हमारे नीतियों में, हमारे नीति निर्धारण में, हमारे नियम कायदों में और कहीं सुधार की आवश्यकता है जिससे आमजन को उसका लाभ मिल सकता है, तो आप सकारात्मक सुझाव दीजिए। हम उन सकारात्मक सुझावों पर सकारात्मकता से विचार करते हुए निश्चित रूप से उनको अमले जामा पहनाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। साथ ही जैसा मैंने अभी आपके एफएम के माध्यम से भी आपसे अनुरोध किया था, क्रेडाई के अलावा भी बहुत से ऐसे रियल एस्टेट के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं जो आपके मेंबर नहीं हैं। और मुझे सर्वाधिक आश्चर्य अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय आया है, रेरा को लेकर, आपने पढ़ा होगा सबने। सर्वोच्च न्यायालय की रेरा को लेकर जो टिप्पणी है, उसके बारे में आपके क्रेडाई के सदस्यों का क्या विचार है? आप सामूहिक रूप से बैठकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का अध्ययन करें
और सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां प्रकट की गई जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रेरा को लेकर एक तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है। अध्ययन करके उसमें कैसे क्या दोबारा ऐसी कोई तल्ख टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में नहीं आए, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सकारात्मक सुझाव निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, हमें प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम उन पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर उचित निर्णय ले सकें। साथ ही क्रेडाई का ये भी दायित्व बनता है कि आपका तालाब स्वच्छ रहे, उसमें कोई गंदी मछली प्रवेश नहीं कर जाए, इसके बारे में भी आप सदैव सजग रहेंगे। और बाकी जो क्रेडाई के सदस्य नहीं है और आप ये महसूस करते हैं कि उसकी गतिविधियां सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, जो उच्च मापदंड एक रियल एस्टेट बिल्डर को अपनाने चाहिए वो नहीं अपना पा रहा है, तो उसके बारे में भी हमें अवगत कराएंगे। उसमें कैसे क्या करके हम उसे नियंत्रित करने के लिए क्या सुधार कर सकते हैं। तो मैं समझूंगा कि आमदन का बहुत हित साधने में आप लोग अपना अमूल्य सहयोग देने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं सभी ईमानदार रियल एस्टेट बिल्डर्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो अपने उच्चतम नैतिक मापदंड बनाए हुए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुंचे और आम जन को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर आवास उपलब्ध करवाने में और आवास उपलब्ध करवाने के बाद की सेवाएं प्रदान करने में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।